जा, तपस्वी बनते जा। शौर्य की ये तपोभूमि है, शौर्य की ये तपोभूमि है। कदम निरंतर भरते जा, कदम निरंतर बढ़ते जा। हाँ कदम निरंतर भरते जा। कदम निरंतर बढ़ते जा। एक ही माँ के लाल दुलारे, एक ही माँ के लाल दुलारे। फूल उपवन के न्यारे, फूल के न्यारे। पूर्वज एक हमारे सबके, पूर्वज एक हमारे सबके। साक्षी गंगा धारा, साक्षी गंगा धारा। विविध होकर एक है हम, विविध होकर एक है हम। यही मंत्र तू गाते जा, यही मंत्र तू गाते जा। शौर्य की ये तपोभूमि है, शौर्य की ये तपोभूमि है। कदम निरंतर भरते जा, कदम निरंतर बढ़ते जा। महामंत्र ये संगठन का, महामंत्र ये संगठन का। शक्ति पुंज जगमाही, शक्ति पुंज जगमाही। मातृभूमि के रक्षण हित में, मातृभूमि के रक्षण हित में। तन मन धन बलिहारी, तन मन धन बलिहारी। हृदय हृदय में देशभक्ति का, हृदय हृदय में देशभक्ति का। पावन दीप जलाए जा, पावन दीप जलाए जा। शौर्य की ये तपोभूमि है, शौर्य की ये तपोभूमि है। कदम निरंतर भरते जा, कदम निरंतर बढ़ते जा। भारत माँ के सुहाग सजाने, भारत माँ के सुहाग सजाने। उठ बांधव ललकारी, बांधव ललकारी। देश शत्रु का विनाश करने, देश शत्रु का विनाश करने। बन तू सच्चा प्रहरी, बंधु सच्चा प्रहरी। विजय का विश्वास लेके, विजय का विश्वास लेके। अथक यत्न तू करते जा, अथक यत्न तू करते जा। शौर्य की ये तपोभूमि है, शौर्य की ये तपोभूमि है। कदम निरंतर भरते जा, कदम निरंतर बढ़ते जा। हाँ कदम निरंतर भरते जा। कदम निरंतर बढ़ते जा। भारत माता की जय। Everyone is requested to keep their phones on silent and no one is supposed to leave the hall before the session is dismissed. Good evening everyone, I am Suchi Rotliwala, your host for today's Global Branding and Export Taking Bharat to the World workshop. Now, I'd like to call upon the stage Shri Amit Mulani ji. I would now like to call upon the stage Rudri Dave ji and Namrata Desai ji to felicitate Shri Amit Mulani ji. Our speaker, Shri Amit Mulani ji, is an exporter, international trade consultant and trainer based in Surat, Gujarat. He is associated with Atlantico International, an export firm established in 2014, working with market across the CIS region, the Gulf and African countries.
Along with his export work, he is the founder of Bharat Udan Mission, an export-import training initiative focused on making export education affordable, practical and accessible, especially for MSME and first-time exporters. He is also actively involved in industry bodies such as SGCCI and JGEPC Gujarat and regularly participates in industry forums on export, trade readiness and business growth. He has shared his insights on platforms like PayPal, SME Connect, speaking on global trade, digital payment and export growth strategy. Please join me in giving a warm round of applause to Mr. Amit Mulani ji. Sir, we are delighted to have you with us today and looking forward to learning from your experiences and insights. Thank you and over to you. Thank you so much for the introduction. Thank you Disha Foundation for inviting me over here in this auspicious event of leadership, and special thanks to Nirav Bhai Mandlewala for introducing me over here. So before I introduce myself, जो वर्ग गीत है उसकी दो पंक्ति थी, संस्कार की ये साधना है तू तपस्वी बनते जा। आई मस्ट से दैट कि जहाँ से शुरुआत हुई है ये वर्ग गीत की, वो सेंटेंस ही अपने आप में बहुत कुछ कह जाता है कि संस्कार की ये साधना है। हमारी संस्कृति रही है पहले से कि जो संस्कार हमें हमारे पूर्वजों से मिले हैं हम उसको कंटिन्यू करें, जो कि मुझे नई पीढ़ी में बहुत कम दिखता है, तो हम उसको अडॉप्ट करके आगे लेके जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है, बट कम दिखता है। एंड दूसरा जो वर्ड उसके अंदर था वो ये था कि तू तपस्वी बनते जा, कि आने वाले टाइम में तो अपने आप को तपस्वी बना, तो किसी और को कंपेयर मत कर अपने साथ, क्योंकि तू इंडिविजुअल है, तू अनोखा है, तो तुझे अपने अंदर बिलीफ होना चाहिए। Thank you so much once again, and let me introduce myself. This is Amit Mulani. Professionally, I am a civil engineer. I have done my master in civil engineering. My company name is Atlantico International, and हम लोग पिछले 13 साल से एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं। मेरी कंपनी 3 सेक्टर में एक्सपोर्ट का काम करती है। मेडिकल, सर्जिकल, डिस्पोजेबल, जो कि हम पिछले 13 सालों से कर रहे हैं। ज्वेलरी के अंदर मैं पिछले 4 साल से हूँ, एंड साथ में होटल एंड हॉस्पिटल लिनन जो हमने 2 साल से चालू किया है। इन बिटवीन वी वेर इन द बेवरेज प्रोडक्ट ऑल्सो, बट ये स्लो मूविंग प्रोडक्ट है, सो राइट नाउ हमने किसी और को हैंड ओवर किया है। साथ में मैं GJEPC यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया का ऑफिशियल ट्रेनर हूँ, एंड आई एम द ओनली पर्सन इन इंडिया जो कि जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग देता है। एंड टिल द डेट आई हैव गिवन ट्रेनिंग टू मोर देन 2000 पीपल अराउंड इंडिया एंड डिफरेंट कंट्रीज, अराउंड 13 कंट्रीज पार्टिसिपेंट्स वेर इन दिस सेशंस, एंड जिनमें से तकरीबन 250 से 300 लोग ऑलरेडी एक्सपोर्ट के अंदर है जो वेंचर्ड कर चुके हैं, जिनको पहले शायद एक्सपोर्ट के बारे में नहीं पता था, एंड मेरे ख्याल से 150 से 200 लोग ऐसे हैं जो आज इसी सेक्टर में इंपोर्ट का काम भी करते हैं। इसके साथ साथ मैं सदर्न गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का भी ऑफिशियल ट्रेनर हूँ, एंड डेफिनेटली पिछले 9 साल से मैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की इंफॉर्मेशन लोगों को देने का काम करता हूँ। सो मैं कई सारी गवर्नमेंट बॉडी के साथ जुड़ा हुआ, जैसे कि DGFT, FIO एंड ऑल द डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स। तकरीबन 5 लाख लोगों ने मुझे इस सब्जेक्ट के ऊपर सुना हुआ है आज तक, एंड तकरीबन 6000 लोगों ने मेरे पास ये जनरल प्रोडक्ट कैटेगरी में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ट्रेनिंग ली है, जिसमें से आई प्राउडली सेइंग दैट कि मोर देन 1500 पीपल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड देयर वेंचर्स इनसाइड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। बट ऑब्वियस, तो मैं यहाँ पे आज आपके सामने जिस सब्जेक्ट को लेके आया हूँ वो सब्जेक्ट है अपॉर्चुनिटीज इनसाइड द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बिजनेस फ्रॉम इंडिया, एंड डेफिनेटली इन दैट केस मैं ट्रेनर बाद में हूँ, पहले एंटरप्रेन्योर हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि बट ऑफिस बोलने से पहले आपको ये एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कुछ बोल पाते हैं। और अगले 1 घंटे के दौरान जो भी मैं चीज़ें आपको समझाने वाला हूँ, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने 13 साल के एक्सपीरियंस के दौरान या जर्नी के दौरान सीखी है, ये एक्सपीरियंस लिया हुआ है। सो डेफिनेटली जो भी बातें अभी तक डिफरेंट सेशंस के द्वारा हुई हैं, उन सभी बातों को अगर हम कनेक्ट करें तो उसमें से एक आउटपुट निकलता है कि यस, इंडिया इज मूविंग सो फास्टर एंड इंडिया इज द फ्यूचर। हम
दुनिया का सबसे यंग कंट्री है एंड हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है। एंड लास्ट सेशन में हमने ये भी सुना कि डेफिनेटली हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये खाली बोलने से नहीं होगा, उसके लिए एक्ट करना पड़ेगा। और ये एक्ट करने के लिए आपके पास गैप होना चाहिए। अगर मुझे दौड़ना है तो मेरे पास बट ऑब्वियस पाथ होना चाहिए वो दौड़ने के लिए। अगर मेरे पास पाथ नहीं है, सामने वॉल है, तो मैं दौड़ नहीं पाऊंगा। मेरे पास जज्बा बहुत है। एंड मैं हमेशा ये मानता हूँ कि पाथ का मतलब होता है रियल टाइम डेटाज एंड नॉलेज जो आपके अराउंड होना चाहिए। सो आज के तारीख में हमारी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है विच इज कॉल्ड द डेटा एनालिसिस। मेरा सबसे बड़ा पेन ये होता है कि सबको एंटरप्रेन्योर बनना है, सबको सफल बनना है, सबको करोड़पति बनना है, लेकिन एनालिसिस किसी को कुछ नहीं करना। आप मुझे बताओ क्या करना है, मैं उसके ऊपर काम करना चालू करूंगा। एंड ये सोच से जिंदगी में कभी आप सफल नहीं हो सकते। आप लिख के ले लो मेरी बात। नॉट पॉसिबल फॉर टूडेज वर्ल्ड, इन दिस टूडेज वर्ल्ड। इफ यू आर डेटा ड्रिवन, देन एंड देन यू विल आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी एंड तभी आप आगे कुछ कर सकते हैं। ये बात 100% पक्की है। इसीलिए मेरे पूरे सेशन के दौरान मैं कोई भी एग्जैजरेटेड बातें नहीं करूंगा। जो रियलिटी है उन पर बातें करेंगे और डेटा ड्रिवन बातें करेंगे। सो लेट मी स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर सेशन विथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैं जिस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ उस पर इंडिया अभी कर क्या रहा है, व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। सो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में कि दुनिया भर के अंदर हमारा जो ट्रेड अभी हो रहा है उसमें इंडिया का एक्सपोर्ट जर्नी ये पिछले 5 सालों में क्या रहा है और ये इनके फिगर्स हैं। आप जो स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं उनसे क्लियर होता है कि 2020 में हमारा एक्सपोर्ट था 20 लाख करोड़ का, जबकि 2024 में हमारा एक्सपोर्ट था 37 लाख करोड़। आप सोचो कि इंडिया आज़ाद हुआ तब से लेके तकरीबन 75 साल में हम पहुंचे थे 20 लाख करोड़ पे, जबकि पिछले मात्र 4 साल में हमने इन फिगर्स के अंदर तकरीबन 17 लाख करोड़ का वैल्यू एडिशन किया। यू जस्ट इमेजिन कि ये कितने % ग्रोथ हमने बढ़ाया अपने एक्सपोर्ट को। एंड दिस इज द न्यू इंडिया, ग्रोइंग इंडिया, ग्लोबल इंडिया एंड डेफिनेटली एजुकेटेड इंडिया, स्किल्ड इंडिया। अगर नहीं होता तो हम ये नहीं कर पाते। ये मेरे कोई घर के फिगर नहीं है जो मैंने आपको एक्साइटेड करने के लिए आज पीपीटी में डाला हुआ है। ये रियल टाइम पिक्चर है इंडिया की ग्रोथ का और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से लिया हुआ डेटा है। एंड आप सीधा समझ सकते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं ऑलरेडी, हमारा क्या पोटेंशियल है। एंड आगे हम बात करेंगे कि हमारी जर्नी आगे कितनी लंबी और हम क्या कर सकते हैं। ये बात की हमने इंडिया के एक्सपोर्ट के बारे में, जहां पे एक भी रुपए का मैंने ऐसा फिगर नहीं डाला है जिनका पैसा डूबा हो और मैंने यहाँ पे रखा हो। जिनका डूबा है उनका फिगर है ही नहीं। तो अगर आपको ऐसा सुनने मिलता है कि एक्सपोर्ट में तो पैसा डूब जाता है, तो भैया आप अलग दुनिया में जी रहे हो, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया अलग है ना, हम सबको पता है। जो रियलिटी में है ही नहीं उसको हम एक्वायर करते हैं और उससे हम अपने थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं, जो कि सबसे गलत चीज़ है। एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट नाउ कि रियलिटी क्या है, उसको हम समझें और उसके साथ आगे बढ़े। और ये रियलिटी है। इसमें से एक भी रुपया ऐसा नहीं है जो हवाला और कबाला में आया हूँ। अदरवाइज मैं खाली हवाला कबाला की बातें करूँ तो गुजरात का ही 2-3 लाख करोड़ होगा ना। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल टाइम मनी जो कि इंडियन अकाउंट्स में फॉरेन करेंसी के तौर पे जमा हुआ है। आई एम टॉकिंग फॉरेन करेंसी, आई एम नॉट टॉकिंग रुपीज। इसमें 1 रुपए का ट्रेड रुपीज में नहीं हुआ है। ये सारा डॉलर, पाउंड या यूरो या अनदर करेंसी जो इंडिया में एक्सेप्टेबल है उनमें हुआ है। जो फिगर्स आप इंडिया के एक्सपोर्ट के देख रहे हैं, इतने ही अपॉर्चुनिटीज, मैं तो बोलता हूँ इनसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इंडिया के इंपोर्ट में है। दिस आर द फिगर ऑफ इंडियाज लास्ट 5 इयर्स इंपोर्ट। अब देखिए 2020 में इंडिया का जो इंपोर्ट था वो 27 लाख करोड़ था, जबकि 2024 में इंडिया का इंपोर्ट 60 लाख करोड़ था। इवन हमने पिछले 5 साल में 33 लाख करोड़ का वैल्यू एडिशन अपने इंपोर्ट में किया है बॉस। यू जस्ट इमेजिन द ग्रोथ ऑफ इंडिया सिंस लास्ट 5 इयर्स ओनली। यानी क्लियर पिक्चर बताता है कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं और हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। एंड डोंट फॉरगेट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द लैक्स ऑफ करोड़। अगर आप जनरल कैलसी में ये फिगर डाले तो 10 to something हो जाता है। इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए। आई एम क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? एंड डोंट फॉरगेट दैट 1 लाख करोड़ में 1 लाख करोड़ होता है और 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। आई एम टॉकिंग मतलब फिगर्स, नो? वैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो इतना तो पता ही होगा, बट जस्ट इमेजिन दैट कि जो फिगर की हम बात कर रहे हैं वो किस लेवल पे है
एंड क्या अपॉर्चुनिटीज है। हमने ये जो बात की है उसमें हमने इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बारे में बात की। अब हम जो बात कर रहे हैं वो किसी एक स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारा स्टेट है, एंड दैट्स व्हाट द गुजरात। अगर मैं बात करूं गुजरात के फिगर के बारे में तो 2024 पिछले कैलेंडर ईयर में पूरे इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में से अकेला ये एक स्टेट था जिसका एक्सपोर्ट 31% था। अकेला एक स्टेट, मतलब 27 आउट ऑफ 1 जिनका अकेले का एक्सपोर्ट 31% था। आप सोचो अगर एक स्टेट इतना पोटेंशियल दिखा सकता है, अभी तो बाकी के स्टेट तो जागे भी नहीं है। अगर ये जागे तो कहां पहुंच सकते हैं हम। जस्ट थिंक अबाउट इट एंड यू विल फाइंड आउट व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल। आई होप इट इज क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। हमारे एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर आप देखेंगे तो एवरी सिटी का अपना चार्म है। अगर आप सूरत की बातें करें तो डायमंड एंड टेक्सटाइल यहाँ पे पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। अगर आप बड़ौदा चले जाओ, हैवी इंडस्ट्रीज एंड बट ऑब्वियस अनदर जो कार की प्रोडक्ट्स है वो आपको यहाँ पे मिलेगी जो पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। अब राजकोट चले जाओ, ऑटोमोबाइल्स पार्ट ले लो एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट ले लो, पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वहां से होता है। आप ऊंचा चले जाओ, यू विल फाइंड आउट द स्पाइसेस ओवर देयर जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं। आप वापी चले जाओ, यू विल फाइंड आउट द प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। आप अंकलेश्वर एंड भरूच चले जाओ, यू विल फाइंड आउट द केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। एवरी सिटी एंड एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज देयर ओन प्रोडक्ट्स कि जो पूरे इंडिया के अंदर अपने आप में ग्रोथ दिखा रही है, एंड इसी की बदौलत हम लोग ये फिगर देख रहे हैं। फिर भी आप सोचो कि हमें इस सब्जेक्ट के बारे में पता नहीं है, इसलिए शायद हम इसमें वेंचर नहीं कर पाए हैं। अगर हमें पता हो तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एंड दैट्स व्हाट द रियलिटी। एंड सो मैं हमेशा बोलता हूं कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक सब्जेक्ट है जिनको अगर प्रॉपर मैनर में समझा जाए तो इसके अंदर एक प्रोडक्ट को लेके और एक मार्केट को टारगेट करके भी आप करोड़पति बन सकते हैं। मैं एग्जैजरेटेड बातें नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं करोड़पति बन सकते हैं, एंड यस यू कैन। और ये मैं इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि वर्ल्ड वाइड जो मार्केट है उसके सामने हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, अगर हम डेटा के थ्रू देखें तो हमें पता चलेगा कि ये दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर है 2024 के दौरान, और दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर में इंडिया का नंबर है 18th। वी आर राइट नाउ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, बट हमारा एक्सपोर्ट दुनिया में 18th नंबर पे है। आप देखो ऊपर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना। पिछले साल उसका एक्सपोर्ट था 300 लाख करोड़, जो कि हमसे तकरीबन 9 टाइम मोर है। अब बाजू में देखो पॉपुलेशन मैंने लिखा हुआ है, और ये पॉपुलेशन मैंने बट ऑब्वियस इसीलिए लिखा हुआ है ताकि हमें पता चले कि इतनी बस्ती में ये लोग 300 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट का 14% बनता है। लिजिटिमेट है, समझ में आता है। यहां देखिए और ये फिगर देखिए, जस्टिफाई होता है क्या? 144 लाख करोड़, सॉरी 144 करोड़, 1.4 बिलियन पीपल, एंड हमारा एक्सपोर्ट परसेंटेज क्या बताता है? 2.34। बिग प्रॉब्लम है, कुछ तो लोचा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। वी आर द हाईली एजुकेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, ओनली कंट्री कि जो दुनिया में इतनी सारी इंग्लिश बोलता है। इतना इंग्लिश दुनिया में कोई नहीं बोलता, इतने ग्रेजुएट दुनिया में कहीं पे भी नहीं है, इतना यूथ दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। लेकिन मुझे सबसे बड़ा इशू ये लगता है कि आप चाइना के एयरपोर्ट पे उतरो ना तो आपको ऐसा लगे कि मैं कोई मार्स पे आ गया। लाइक आपका फोन आपके लिए डेड है, बिकॉज वहां पे कुछ भी नहीं चलता, ना व्हाट्सएप चलता है, ना यूट्यूब चलता है, ना गूगल चलता है, ना फेसबुक चलता है, ना इंस्टा चलता है। वहां पे खाली एक ही चीज चलती है, वीचैट एंड बाइडू। एंड फिर भी आप सोचो कि अगर ये लोग इतना कर सकते हैं तो हमारे यहाँ पे सब कुछ चलता है। और आप सिनेरियो देखो, छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी आंखें, छोटे छोटे पैर, फुल साइज। सी व्हाट वी आर डूइंग। तो मुझे तो कई बार ये लगता है कि ये सब ओपन है ना, यही प्रॉब्लम है कि आप रात को जाके देखो गल्ले पे लोग बैठे होते हैं, एकदम ताजा तरोज यूथ, और क्या कर रहे हैं लोग? वो रील्स देख रहे हैं। रील्स भी वो देख रहे हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, और रील्स खत्म करने के बाद बोलते हैं कैसी रील बनाते हैं लोग। तो देखता ही क्यों है भाई, जब तुझे पता है कि ये बेकार है। That's what the biggest issue with us। और वो रील्स देखने में 1.5 से 2 घंटा कैसे निकल जाता है हमको खुद को नहीं पता चलता है।
अब उसी रील के अंदर और उसी पेज पे एक सर्च का बटन आता है, शायद पता हो, क्योंकि देखा हो तो पता होगा, वैसे तो रील ऐसे घूमती है ना, तो सर्च का बटन शायद ही देखा हो। आप वो सर्च बटन में जाओ और वहां पे आपकी प्रोडक्ट के बारे में और जो मार्केट में आप जो भी स्टडी करना चाहते हो लिखो। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मेरा ज्वेलरी का काम है और मैं चाहता हूं कि मुझे नॉर्वे में ज्वेलरी बेचना है। आप सर्च में जाओ, लिखो #गोल्ड ज्वेलरी इन नॉर्वे। बॉस, एवरी रील इज अबाउट नॉर्वेज ज्वेलरी। क्या कभी हमने किया है? और हम बोलते हैं हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अब इन चीजों के लिए गवर्नमेंट आपके घर पे नहीं आएंगे, ये तो खुद से करना पड़ेगा। एंड सो मैं ये मानता हूं कि तू तपस्वी बनते जा, ये लाइन को यथार्थ करता है कि तपस्वी तुझे खुद को बनना पड़ेगा। तुम्हारे माँ बाप तुमको नहीं बना सकते, गवर्नमेंट नहीं बना सकती। जो ताकत हम में है वो खुद को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और वो तभी होती है जब इन चीज़ों को हम पॉजिटिवली यूज़ करें। और मेरा ये क्लियर मानना है कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारे सारे सोशल मीडिया ओपन है। याद रखिए, जो दिखेगा वही बिकेगा, अगर दिखेगा नहीं ना तो वो बिकेगा नहीं। एंड द बिगेस्ट इश्यू विथ इंडिया इज दैट बनाते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन दिखता दुनिया को कुछ भी नहीं है। अगर मैं पूछूं क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, बोलेंगे दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट बनाता हो, लेकिन पता कितने लोगों को है? वही एक इंडस्ट्रियल लाइन को पता है जो पिपोदरा के अंदर यूनिट डाल के बैठे हैं। बाकी इनसे बाहर किसी को कुछ नहीं पता है, और बनाते दुनिया की सबसे अच्छी प्रोडक्ट है। और इसीलिए मैं ये मानता हूं, आज का टाइम बनाने का टाइम नहीं है। बना तो कोई भी लेगा, मशीन लगाओ, एक तरफ से रॉ मटेरियल डालो, दूसरी तरफ प्रोडक्ट निकलता है, उसमें क्या नया करना है? अगर तुम सेल नहीं कर पाए ना तो तुम्हारा इस मार्केट में काम नहीं है। एंड सो द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपर्टीज यू नीड टू डेवलप इज कॉल्ड सेल। अगर बेचना आता है तभी तुम सर्वाइव करोगे, बेचना नहीं आता है यू कैन नॉट सर्वाइव। कीप माई वर्ड्स विथ यू। एंड सो पहली एक्सपर्टीज अपनी लाइफ में जो डेवलप करे वो बेचने की करें। अगर आप एकदम नए यूथ है और कॉलेज से बाहर आए हैं, 1 साल हार्ड कोर सेल करें, चाहे आप कोई भी कंफर्ट जोन से क्यों ना हो। एंड हार्ड कोर सेल्स माने आप सिम कार्ड जाके मार्केट में बेचो, आपको पता चलेगा सेल क्या होता है। एंड अगर आपने 1 साल हार्डकोर सेल किया है ना, आप दुनिया के कोई भी कोने में चले जाओ, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, क्योंकि आपको बेचना आता है। आपको पता है कि अगर कोई कुछ बोले तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, और अगर ये आता है तो ही तुम मार्केट में सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। इट्स अ हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड यू ऑल आर नोइंग इट। और अभी तो शुरुआत है, आप तो गुजरात से हैं, अभी यूपी एंड बिहार आने बाकी हैं। आप समझो फ्यूचर क्या है इंडिया का। Am I clear what I'm saying? सो जितना जल्दी अपने आप को डेवलप करेंगे उतना जल्दी आप ग्रो करेंगे, ये बात 100% पक्की है। अगर ये रेस में से आप बाहर, तो मतलब आपका फ्यूचर अपने आप एक स्टेक पे है। एंड इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस बातें नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट ये बात कर रहा हूं, जो डेडिकेशन के साथ आपने चूज किया है काम करना, आप उसके अंदर इतना डूबो कि बट ऑब्वियस उस काम में आप पायोनियर हो जाओ। और अगर ये हुआ तभी आप सक्सेस है। अगर यहाँ से वहाँ जंप करते गए, ये पॉसिबिलिटीज नहीं है। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी है जिन्होंने ये कोर्स आगे किया है मुझसे। परेश भाई है, संकेत भाई है, जिनकी कंपनी है हजारा, 100 करोड़ का इनका टर्नओवर है। आप उनकी एज पूछो। ये इसीलिए हुआ क्योंकि वो डेडिकेशन और पेशेंस के साथ उन्होंने काम किया। तरंग भाई और उनकी टीम भी है जो कि बट ऑब्वियस मोरिंगा प्रोडक्ट से इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाती है, मोरिंगा से स्किन केयर प्रोडक्ट। And but obvious his company is also doing very good job in export also. ये कब हुआ? आप उनको पूछिए कितने सालों से उन्होंने इसमें खपाए हैं, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को डेवलप करने में। और जब ये नर्चर हुआ तो अपने आप उन्होंने मार्केट अपना आइडेंटिफाई किया। बॉस आप देखो ये फिगर के अंदर कुछ कंट्री तो ऐसे है जिनकी पॉपुलेशन 1,79,00,000 है। ये नीदरलैंड, उसका एक्सपोर्ट देखो 60 लाख। इवन आपके एक्सपोर्ट से तकरीबन ये 1.25 गुना ज्यादा है। इतनी बस्ती अगर कम भी हो जाए इंडिया में, सुनामी में चली जाए, फर्क भी नहीं पड़ता। देखो पड़ता है फर्क। कितना टाइम चाहिए? 6 महीना। So we are going so faster in this case. But what about this?
नाउ दिस इज द टाइम टू लुक आफ्टर दिस डेटाज बॉस। और इसलिए मैं बोलता हूँ बहुत कुछ कर सकते हैं। इसी के अंदर एक और छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। ये दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर कंट्रीज हैं। हमें जनरली ऐसा लगता है कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ना, वो सबसे कम इंपोर्ट करते होंगे, है ना? क्योंकि इतना ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं तो सरप्लस ही होगा, तभी तो एक्सपोर्ट करते होंगे। पर आप देखो दुनिया के टॉप इंपोर्टर कंट्री कौन है? ये वही कंट्री है जो दुनिया के टॉप एक्सपोर्टर्स है। यूएसए, चाइना, जर्मनी एंड दीज आर ऑल द कंट्री। इवन हम इसके अंदर भी 7th नंबर पे है, जहां पे हमें लगता है कि हम बहुत इंपोर्ट कर रहे हैं। तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप ऊपर देखो, ये चाइना पिछले साल 270 लाख करोड़ का उसका इंपोर्ट था। कौन इमेजिन कर सकता है कि चाइना इंपोर्ट करता होगा? दैट्स द प्रॉब्लम विद अस, क्योंकि हम प्रेजुडाइज डेटा पे चलते हैं और आज भी ये मानते हैं चाइना को थोड़ी कुछ बेचा जा सकता है, ये तो वो कंट्री है जो खुद से प्रोडक्ट बनाता है। आप डेटा चेक करो, यू विल फाइंड आउट इवन वो तुमसे 4 गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है। और ये क्लैरिटी के साथ डेटा बताता है कि जो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि सबके पास सब कुछ नहीं होता। अगर उनको जो जरूरत है आप वो प्रोवाइड करें, डेफिनेटली दीज आर द बिग मार्केट टू गो। एक सिंपल एग्जांपल से हम चलते हैं। इतना बड़ा कंट्री है, 140 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, और इनका भोजन क्या है? आप कभी YouTube पे चेक करो, ये क्या खाते हैं? कोई अगर वेज रेस्टोरेंट आपको मिल भी जाए तो वो इंडियंस की है। देयर इज नो वेज थिंग्स इन चाइना। 140 करोड़, आप में से अगर कोई गया है तो आपको पता होगा। नॉट अ सिंगल वेज रेस्टोरेंट फ्रॉम देयर साइड। आप सोचो, क्या ये कंट्री वेज खाने के लिए रेडी नहीं होगा? क्या उसको वेज अच्छा नहीं लगता होगा? जब मैं लास्ट टाइम चाइना की विजिट पे था, यीवू सिटी में हम लोग थे। एक गुजराती की रेस्टोरेंट थी जहाँ पे डोसा एंड ऑल द गुजराती वेराइटीज एंड पंजाबी वेराइटी मिलता था। तो कुछ चाइनीज बैठे थे टेबल पे, वो जो डोसा उन्होंने ऑर्डर किया था। तो मैंने उनको पूछा कि ये मतलब ओकेजनली जस्ट चेक करने के लिए आए हैं कि ये लोग आते हैं? बोले ये एवरी वीक के कस्टमर है हमारे, क्योंकि सी फूड खा खा के अब उनको ऐसा लगता है कि कुछ चेंज होना चाहिए, और उनको वेज में अब इतना मजा आने लगा है कि वो एवरी वीक आते हैं अपने फैमिली के साथ खाली वेज खाने के लिए। आप कुछ भी दे दो, वेज खाना है। दे आर डिप्राइव विथ इट। पर शायद वो क्वालिटी या तो वो प्रोडक्ट हम उनके तक पहुंचाए तभी पता चलेगा ना। और अगर हम बात करें वेज प्रोडक्ट के बारे में, तो दुनिया में जितनी वैरायटी वेज में हम बनाते हैं, इतनी पूरी दुनिया की इकट्ठी कर लो शायद कम हो जाएगी। क्योंकि हमारे तो मुखवास में भी 500 वैरायटी है। भाई प्रोडक्ट जाने दो। अभी कोई साउथ वाला इधर डोसा खाने के लिए आ जाए तो मूर्छित हो जाए वो मेन्यू देख के कि कितने टाइप का डोसा बनता है। वो बोलेंगे हमने तो जिंदगी में 3 टाइप का डोसा बनाया, रवा डोसा, सादा डोसा, इडली डोसा वगैरह। हमारे तो मेन्यू में 100 डोसा होता है, जिनमें अब तो हम अव्वल नंबर पे आइसक्रीम डोसा। और अब डोसा भी खाओ तो कैसा, मतलब टेस्ट आ जाए आपको। दिस इज व्हाट वी आर पायोनियर इन दैट केस। पर क्या हमारी प्रोडक्ट दिखती है? डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट बनाने का काम या तो उसकी मशीनरी लाए थे यूरोपियन, और जिस तरह से हमने डिहाइड्रेट को यूज किया ये अनबिलीवेबल है। आपको क्या डिहाइड्रेट करना है बताइए ना, मैं आपको कुछ भी डिहाइड्रेट करके दे सकता हूं। बॉस अल्टीमेट बात तो ये है कि अब मैंगो का पल्प भी डिहाइड्रेट हो सकता है। दैट मैं आपको पाउडर फॉर्म में दूंगा, आप गर्म पानी डालो, वो मैंगो पल्प है। इंडियन हलवा डिहाइड्रेटेड, पाव भाजी डिहाइड्रेटेड। जापान में जाके पाव भाजी खोलो, गर्म पानी में डालो, और वो जो सुगंध आती है ना, ऐसे इंडिया की फील आ जाती है आपको। पर ये हमको पता है, दुनिया को पता है कि हम ये बना रहे। तो क्या वो प्रॉन्स डोसा के साथ नहीं खा सकते? अब सोचो, व्हाई नॉट? हमारा बटर डोसा और उसके प्रॉन्स, ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन आई थिंक। पर कभी हम ट्राई करवाए तो पॉसिबल है ना। एंड इसीलिए मैं बोलता हूं जो दिखेगा वो बिकेगा। ऐसी हजारों चीजें हैं जो दिखती नहीं है। एंड इसीलिए अब हमको समझने की जरूरत है कि जो प्रोडक्ट्स हमारे पास है उनमें
ऐसी कई प्रोडक्ट्स है जो हम चाइना से सस्ता बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा खुद का ये परसेप्शन है कि हम चाइना से सस्ता नहीं बना रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट हम दुनिया को नहीं दिखा रहे हैं। बॉस, आप लिख के ले लो मेरी बात, जनरल हाउस होल्ड की 25% प्रोडक्ट ऐसी है जो चाइना से हम सस्ता बनाते हैं विथ गुड क्वालिटी। हमने कभी स्टडी किया नहीं है, और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, आई हैव डन माई रिसर्च ऑन इट। मेरी प्रोडक्ट है हॉस्पिटल एंड होटल लिनन, जिनमें से 70% प्रोडक्ट हम चाइना से बेहतर बनाते हैं और सेम प्राइस में। कस्टमर को ये आइडिया है ही नहीं, जब मैं उसको ये बात बोलता हूँ और सैंपल से कन्विंस करता हूँ तब उसे पता चलता है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि आप भी ये प्रोडक्ट बनाते होंगे। पहली बात तो ये है कि आप भी बनाते होंगे, यानी कि आधी दुनिया को तो ये भी नहीं पता है कि हम बनाते भी हैं। क्योंकि आप खुद सोचो कि जब कोई ऐसा सोचता है कि मुझे कुछ इंपोर्ट करना है तो पहला कंट्री कौन सा दिमाग में आता है? इट्स अ चाइना। हमें ये माइंड सेट चेंज करना है और ये धीरे धीरे हो रहा है, इसीलिए फिगर्स के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हमने क्या ग्रोथ किया है। अभी तो बहुत काम करना बाकी है। और एक और सोच जो इसी फिगर्स के साथ मैं आपके सामने रखता हूं, लास्ट ईयर इंडिया का एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में 37 लाख करोड़ था। इट वाज 2.34% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल इंपोर्ट। दुनिया ने टोटल इंपोर्ट पिछले साल कितना किया था? इट वाज अराउंड 2000 लाख करोड़। यू जस्ट फाइंड आउट द गैप। बॉस, 1963 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट ऐसा है जो हमारे लिए अनटेप पोटेंशियल मार्केट के तौर पे खड़ा हुआ है। वो पोज इसलिए रखा कि क्या फिगर एब्जॉर्ब कर पाए। यू जस्ट इमेजिन कि ये दुनिया कितना बड़ा मार्केट है हमारे लिए, एंड डोंट फॉरगेट दैट यू आर द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, हाईली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, you are the highly educated country in the world, and don't forget that you are the skilled country in the world. अगर आज नहीं तो ये स्टोरी हमारे हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि मैंने देखे है कि छोटे छोटे कंट्री जिनकी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने, वो आज हमसे आगे जा रहे हैं, लाइक वियतनाम, लाइक बांग्लादेश। हाउ इट इज पॉसिबल? हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ये कन्विक्शन पहले हमें होना चाहिए और वो सोच को हमें उस तरह से डेवलप करना पड़ेगा। आगे और बात करते हैं एंड समझते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की साइकिल एग्जैक्टली होती क्या है, किसे इंपोर्ट बोला जाता है और किसे एक्सपोर्ट। हम बहुत बेसिक जो मिथ्स है ना उसको बस्ट करेंगे। सबसे पहले हम चालू करते हैं इंपोर्ट से। इफ यू वांट टू इंपोर्ट एनीथिंग, सबसे पहले ये स्टडी करो कि आप मार्केट के अंदर कौन सी प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, क्योंकि बट ऑफिस आपको ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो कि अगर मेरे पास एक पेन है एंड आई वांट टू सेल दिस पेन इनटू द लोकल मार्केट। मुझे लगता है कि जर्मनी से ये पेन अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे आती है, तो डेफिनेटली इन दैट केस मैंने जर्मनी में उसके सप्लायर को कनेक्ट किया और जो भी पेन की क्वालिटी है उसको चेक किया विद प्राइसिंग, मुझे सब बराबर लगा। तो सेकेंड नंबर पे आता है अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब पिछले साल इंडिया में 11,015 प्रोडक्ट इंपोर्ट हुए थे। व्हेन आई एम टॉकिंग प्रोडक्ट, इट मींस इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स विद द 8-digit HS कोड। दिस इज द एग्जैक्ट नंबर, 11,015 प्रोडक्ट। इनमें से तकरीबन 750 प्रोडक्ट्स ऐसी है जो रेस्ट्रिक्टेड या तो प्रोहिबिशन में आती है, और जिन कैटेगरी को हम बोलते हैं अप्रूवल्स के अधीन। रेस्ट्रिक्शन का मतलब उसके अंदर आपको कोई सर्टेन लाइसेंस लेना पड़ेगा जो गवर्नमेंट ने बोला है, और प्रोहिबिशन का मतलब वो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मान लो कि अगर आपको कभी कहीं पे गए और लगा कि कोबरा यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, मैं लाइव कोबरा लेके जाता हूँ, तो आप कोबरा डब्बे में भर के लेके आए, वो नॉट अलाउड है, बिकॉज लाइव एनिमल्स आर नॉट अलाउड टू बी इंपोर्टेड इन इंडिया। सेम टू सेम एम्यूनेशन, बंदूक और वगैरह प्रोडक्ट नहीं लेके आ सकते, पेट्रोलियम नहीं लेके आ सकते। सो दीज आर द प्रोडक्ट। पर ऐसी प्रोडक्ट 250 है, इसके अलावा 500 प्रोडक्ट ऐसी है जो रेस्ट्रिक्शंस के अधीन है। एग्जाम्पल, अगर आप स्क्रैप इंपोर्ट करते हैं तो स्क्रैप के अंदर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है जिसका नाम है GPCB फॉर गुजरात, इट इज कॉल्ड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सर्टिफिकेट। अगर ये नहीं है तो आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। Am I clear? But very few products. आपने एक बार वो चेक कर लिया तो उसके बाद आपको आई कोड लेना होता है, विच इज कॉल्ड द इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। 500 रुपीज में निकलता है, ऑनलाइन निकलता है और एकदम बेसिक डॉक्यूमेंट है। ये निकालने के बाद आप अपने CHA को कांटेक्ट करो। ये वो बंदा है जो आपके बिहाफ में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की प्रोसेस को क्लियर करता है,
एंड उसको कनेक्ट करने के बाद आपका जो भी पेमेंट है वो पार्टी को करिए, और बट ऑब्वियस इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो टैक्स एंड ड्यूटी है वो पे करिए। आफ्टर पेइंग द टैक्स एंड ड्यूटी आप ये प्रोडक्ट को लोकल मार्केट में ट्रांसपोर्ट करिए और उसको बेचिए। इसके अलावा इसमें कोई अदर स्टेप नहीं है। इट्स अ सिंपल प्रोसेस टू बी फॉलोड, एक भी एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है। दीज आर द स्टेप्स टू बी फॉलोड। बट जब आप इंपोर्ट करें तो ये 4 बातें हमेशा याद रखिए। सबसे पहले, इट इज कॉल्ड इंपोर्ट ड्यूटी लिवाइड इन इंडिया। अगर कोई भी प्रोडक्ट आप ला रहे हो तो हमेशा देखना चाहिए कि इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी कितना है, क्योंकि कई बार चाइना जाने के बाद दिखता तो सस्ता है, लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद पता चलता है कि इसके ऊपर 400% इंपोर्ट ड्यूटी है। 100 रुपए का प्रोडक्ट पड़ता है 500 में, और लोकल मार्केट वही प्रोडक्ट आपको देता है 400 में। પછી ગુજરાતીમાં એવું करता है, सोना करता घड़ामण मोंघू पड़े, ऐसा नो। फिर लाने के बाद पता चलता है ये तो महंगा पड़ा, फिर हमको कंटेनर छोड़ना पड़ता है। डू इट, आइडेंटिफाई द इंपोर्ट ड्यूटी। और ये सब ड्यूटी आइडेंटिफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सिंपल वेबसाइट बनाए हैं जिनका नाम है ICE गेट। आप जाओ उसके ऊपर चेक करो इंपोर्ट ड्यूटी, यू विल फाइंड आउट एवरी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट ड्यूटी ओवर दैट। इट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट साइट कॉल्ड ICE गेट। सेकेंड नंबर पे कंपलसरी कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट। एज आई टोल्ड यू कि जब भी आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके ऊपर अगर कोई भी सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको ICE गेट पे मिल जाएगा। चेक इट आउट, एंड उसके साथ कंपलसरीली आपको ये देना पड़ेगा इंपोर्ट के वक्त। तीसरे नंबर पे आता है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। ऐसी कई प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर इंपोर्ट ड्यूटी आपका डायरेक्टली 0 हो सकता है अगर इसका पर्पस सेटिस्फाइड है एंड जो पर्टिकुलरली यहाँ पे नोटिफाइड है। देयर आर सेवरल प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर 50% ड्यूटी है, लेकिन अगर आपका पर्पस आइडेंटिफाइड है तो आपकी जो ड्यूटी है वो 0% हो जाती है। एंड देन आफ्टर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉल्ड द प्री इंस्पेक्शन। आप 5 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ 2 करोड़ की प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और वो भी क्लोज आई से, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि आप स्टैक पे आ जाओ विथ रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एंड ये हमेशा मेरा मानना है कि जब भी आप कुछ भी इंपोर्ट करें तो प्लीज डू द प्री इंस्पेक्शन एट द सोर्स। मान लो कि अगर मैं कोरिया से प्रोडक्ट ला रहा हूं तो कोरिया में ही मेरा प्रोडक्ट कंटेनर के अंदर लोड हो, उसके पहले उसको प्री इंस्पेक्ट करवाना चाहिए ताकि उसका क्वालिटी एंड क्वांटिटी जो मुझे चाहिए वही मेरे हाथ में आए। अगर ये 4 स्टेप आप फॉलो कर लेते हैं तो इंपोर्ट में इसके अलावा कोई भी तरह का क्लमसीनेस नहीं है। याद रखें, कोई भी अधिकारी आपसे पैसा तभी मांगता है जब आपके डॉक्यूमेंट में कमी हो। और ये हम इंडियंस की पुरानी आदत है कि गाड़ी चलाओ उसके पहले कोई डॉक्यूमेंट चेक ना करो। पुलिस वाला जब दूर से दिखे तो अपने पॉकेट से ये देखो 500 रुपए है कि नहीं, फिर इतना सा ग्लास खोलो 500 रुपए बाहर निकालो, सर देख लो ना। तो उससे बेटर ये था कि अगर आप घर से निकले तभी PUC चेक किया होता, तभी लाइसेंस चेक किया होता और तभी डॉक्यूमेंट चेक किए होते ना, तो पुलिस वाले को पैसा नहीं देना पड़ता। बस ये हम नहीं करते, प्रॉब्लम ये हमारा। और फिर हम ये बोलते हैं कि इंपोर्ट करो तो पैसा देना पड़ता है। 1 रुपया देने की किसी को जरूरत नहीं है अगर आपकी ओर से डॉक्यूमेंट सही है। और अगर कोई मांगे तो मैं आपको यहाँ पे स्टेज से ऊपर गारंटी देता हूँ, अगर 1 भी रुपया मांगा आप मेरे को बुला लो, अगर भरना पड़ा मैं ये बिजनेस छोड़ दूंगा। किसी की ताकत नहीं है कि आपसे वो पैसा मांग पाए, गवर्नमेंट का ये सिस्टम है। प्रॉब्लम ये है कि डॉक्यूमेंट नहीं है। और फिर हमारा आगे का पर्सपेक्टिव बहुत क्लियर है, अगर डॉक्यूमेंट नहीं है और पैसा मांगा है तो कंटेनर सामने खड़ा है, हम बोलते हैं ठीक है दे के खत्म करो, अभी हमें आगे काम बढ़ाना है। तो प्रॉब्लम इज बेसिक्स ही हमारे क्लियर नहीं है और इसीलिए हम बार बार एक ही जगह पे फंसते रहते हैं। और इसीलिए तेजस्वी बनना बहुत जरूरी है। और ये तेजस्वी मतलब ज्ञान से, आप जो कर रहे हो उसमें तो आपका ज्ञान उस लेवल का होना चाहिए कि आप पायोनियर हो। अगर पायोनियर हो आपको कोई हटा नहीं सकता आपके रास्ते से। आप लिख के ले लो मेरी बात। सेम तरीके से अगर हम बात करें एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट ये इंपोर्ट का वाइसा वर्सा प्रोसेस है ना। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट वाइसा वर्सा होता है ना। अगर कोई एक्सपोर्ट कर रहा है तो कोई तो इंपोर्ट कर रहा है, कोई इंपोर्ट कर रहा है तो कोई तो एक्सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है कि किसी ने एक्सपोर्ट किया और कंटेनर के ऊपर लिखा है राम भरोसे, जिनके हाथ में आए ले ले, पैसा देना हो तो ठीक है वरना रखो। ऐसे तो नहीं होता। अगर आपने एक्सपोर्ट किया है तो कोई तो है ना पार्टी जिन्होंने मांगा है, एंड डेफिनेटली इन दैट केस ये वाइसा वर्सा है। तो नाउ लेट मी जस्ट गिव यू द आइडिया अबाउट द एक्सपोर्ट प्रोसेस। एक्सपोर्ट प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है प्रोडक्ट सिलेक्शन। अब हम आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों के ऊपर कि एक न्यू एंटरप्रेन्योर के तौर पे अगर आप कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं एक्सपोर्ट में,
तो ये कैसे कर सकते हैं? प्रोडक्ट सिलेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप कि जहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कहां क्या बेचना है और मुझे कहां बेचना है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है तो बट ऑब्वियस आप बिजनेस में नहीं है। एंड सो प्रोडक्ट सिलेक्शन के साथ साथ मार्केट सिलेक्शन को आप ऐड कर दो। सो लेट मी जस्ट गिव यू द सिंपल एग्जांपल। प्रोडक्ट सिलेक्शन जब भी आप करें, डोंट गो विद द मल्टीपल प्रोडक्ट्स। कीप इन योर माइंड ऑलवेज दैट एक प्रोडक्ट पकड़िए, उनका जेनर समझे और उस जेनर की जो प्रोडक्ट कैटेगरीज है ना उसमें काम करिए। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आपको दूसरी प्रोडक्ट पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें इतना पोटेंशियल होता है एवरी प्रोडक्ट कैटेगरी में। लेट मी जस्ट गिव यू सिंपल एग्जांपल। मान लो कि अगर मैंने शुरुआत पेन बेचने से की है, जब मैं पेन का मार्केटिंग चालू करता हूं ना तो लोग आके मुझे सामने से पूछते हैं सर आप पेन बेच रहे हैं तो आपके पास पेंसिल भी होगा? मेरे पास है नहीं, बट मैंने अब पेंसिल को ऐड किया क्योंकि मार्केट से पेंसिल ढूंढना बड़ी बात नहीं है ना। अब मेरे पास पेन और पेंसिल दोनों है, एक ही जेनर की प्रोडक्ट हुई, इट इज अ स्टेशनरी। अब ये दोनों का मार्केटिंग कर रहा हूं, कोई आके मुझे पूछेगा सर आप पेन और पेंसिल दोनों बेच रहे हैं तो आपके पास स्केल होगा? मैंने बोला हाँ, मैंने स्केल को ऐड किया। अब आप 3 बेच रहे हो, कोई आके पूछेगा सर नोटबुक है क्या? अब नोटबुक चौथा प्रोडक्ट हुआ। कोई आके पूछेगा सर रबर है क्या? इरेजर। अब ये 5वां प्रोडक्ट हुआ। बॉस आपको एक दिन खुद से नहीं पता होगा, आप इसी कैटेगरी के अंदर 50 प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे, बट कैटेगरी रिमेन सेम। इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, बिजनेस की शुरुआत करते हैं मल्टीपल कैटेगरी से, जैसे कि स्टार बाजार खोला हो। बोला क्या बेच रहे हो? बोला हमारे पास सब कुछ है, आपको क्या चाहिए? बोले वाह, सब कुछ है मतलब क्या? एक ही पार्टी गोल्ड बेच रही है, एक ही पार्टी टमाटो भी बेच रही है और वही पार्टी फार्मास्यूटिकल भी बेच रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी की ज्वेलरी शॉप में जाओ और ज्वेलरी शॉप का आगे का पार्ट ज्वेलरी का है और पीछे वो टमाटो लगा के बैठा हुआ है। लाइक वो कोई आया कस्टमर, वो पहले ज्वेलरी देख के लास्ट पे पहुंचा, नहीं अच्छा लगा सर टोमेटो तो लेके जाओ मिनिमम। हाँ, इवन वी आर नॉट एक्सपर्ट इन वन प्रोडक्ट कैटेगरी। और मैं ये मानता हूं कि आप पूरी लाइफ के अंदर अगर एक कैटेगरी की प्रोडक्ट के अंदर एक्सपर्ट बनना चाहे तो भी नहीं बन सकते। मिनिमम उसका एक अव्वल लेवल तो पास करो। मान लो कि अगर तरंग भाई की प्रोडक्ट ग्रीनफील्ड की जो पर्टिकुलरली मोरिंगा में से स्किन केयर बना रही है, तो उन्होंने कोई रातों रात नहीं बनाया था। मोरिंगा उसके दिमाग में आया, मोरिंगा फ्यूचर प्रोडक्ट है ये समझ में आया, और उसके बाद स्टडी करते करते उन्होंने स्किन केयर प्रोडक्ट को डेवलप किया और आज वो सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये इसीलिए हुआ क्योंकि तरंग भाई पिछले 15 साल से इस प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तब जाके ये व्यक्ति आज इस लेवल पे पहुंचा है कि ये बेच सकता है। बात ये है कि एक्सपर्टीज कभी रातों रात डेवलप नहीं होती, और इसलिए जो नीरज भाई ने बोला वो बहुत सही था। पैशंस इज रिक्वायर्ड अ लॉट इन इंडियन एंटरप्रेन्योर्स नाउअडेज। अगर वो नहीं है ना, आप नहीं कर सकते काम। और मैं ये मानता हूं कि आज की तारीख में एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए कोई 10, 15, 20 साल लगाने की जरूरत नहीं है। आप डेडिकेटेडली 2 साल तो दो। आप एक प्रोडक्ट पे 2 साल भी अगर नहीं टिक पाएंगे तो कैसे कर पाएंगे काम? इट इज नॉट पॉसिबल। बच्चा जन्म लेता है, बच्चा जन्म लेता था और बच्चा जन्म लेगा। आपको लगता है कि इसमें कोई शॉर्टकट होगा कि वो जन्म ले उसके बाद हम तुरंत बोले भाई 2 दिन हो गए अब खड़ा हो जा? कितनी कंपटीशन है देख तो सही। हाँ चलो भागो निकलो। इट इज द टाइम। वो 9 महीने के बाद ही चलना सीखता है। पहले वो क्रॉल करता है, फिर खड़ा होता है, फिर चलता है, फिर दौड़ता है। हम ये भूल गए कि यही प्रोसेस है। आप नेचर के विरुद्ध नहीं जा सकते। आप जब अपने अर्ली 20 में ग्रो कर रहे होते हैं ना, वेरी फ्यू एग्जाम्पल के जिन्होंने बहुत बड़े साम्राज्य खड़े कर ले हों, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लोगों ने ये कर लिया है। आप ये भूल जाते हैं कि 99.9999% लोग फेल होते हैं, और 2 लोगों को देख के हम सोचते हैं कि हम भी कर सकते हैं। कीप द रेजिलियंस विथ यू बॉस। कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए डेडिकेटेडली टाइम, पैशंस के साथ उसके ऊपर स्टडी करना होगा और सब कुछ होगा। तो कीप वन प्रोडक्ट इन योर डोमेन। बात नंबर 2, याद रखें कि दुनिया के कोई भी कंट्री में कोई भी प्रोडक्ट अगर बेचना चाहते हैं तो उसके कल्चर के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करें, क्योंकि विदाउट कल्चर प्रोडक्ट्स नहीं बिकते। आपको लगता है मेरे पास ये प्रोडक्ट है, दुनिया के हर एक कोने में बिकेगा, इवन इट इज गोइंग टू बी हैपन, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा चमत्कार हो सकता है अगर कुछ ऐसा हुआ तो।
अदरवाइज यू हैव द एग्जाम्पल इवन एप्पल, अगर एप्पल इतना पायोनियर है तो बाकी के फोन तो मार्केट में नहीं बिकने चाहिए। आई होप इट इज क्लियर व्हाट आई एम सेइंग। सो डोंट ट्राई टू सेल एवरीथिंग एवरीवेयर। आई टोल्ड क्लियरली, एक प्रोडक्ट और एक मार्केट पकड़ो बॉस, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी पूरी जिंदगी उसके अंदर निकल जाएगी, आपको दूसरा मार्केट देखना नहीं पड़ेगा। आई एम टॉकिंग क्लस्टर ऑफ द कंट्री, लाइक गल्फ हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, दिस आर द क्लस्टर। यस और नो? और एक क्लस्टर में इतना पोटेंशियल होता है कि आप चाहे इतना काम कर सकते हैं, और उस क्लस्टर के हिसाब से प्रोडक्ट को डेवलप करना जरूरी है। क्योंकि मर्सिडीज बेंज का चाहे जितना भी बड़ा शोरूम नेपाल में ओपन कर लो, और मारुति अल्टो का चाहे जितना भी बड़ा शोरूम जर्मनी में ओपन कर लो, यू विल नॉट गोइंग टू फाइंड आउट द कस्टमर्स। ट्राई कर लो। दोनों कार है, दोनों जगह पे खरीदने वाली जो भी पब्लिक है वो इंसान ही है, लेकिन ये उनकी चॉइस नहीं है। आप रॉन्ग मार्केट में रॉन्ग प्रोडक्ट को लेके हो, आप समझिए बात को। अगर अल्टो का शोरूम आपने नेपाल में खोला होता और मर्सिडीज का शोरूम अगर आपने जर्मनी में खोला होता तो आपके कार धड़ाधड़ बिकते। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, उनका एक्सपेंडिचर पावर क्या है, और उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए। ये बहुत सिंपल है, मैं इसके लिए रॉकेट साइंस नहीं बातें कर रहा हूँ। आप सिंपल चैट जीपीटी को पूछें ना, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे देगा। आप जो सोशल मीडिया यूज करें उसमें हैशटैग डालिए और आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा बॉस। दिस इज नॉट अ बिग डील। आप पेशेंसली उस प्रोडक्ट को डेवलप करिए। मुझे नहीं लगता कि इसके लिए 1 साल से ज्यादा का टाइम चाहिए किसी भी प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, और फिर आप देखो वो मार्केट कैसे ग्रो होता है। एंड थर्ड नंबर पे, जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट पे काम करें और किसी भी मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को अगर सेल करना चाहते हैं, हमेशा याद रखें कि अगर प्रोडक्ट के ऊपर कॉम्प्लायंस की जरूरत है तो आपको वो कॉम्प्लायंस देना पड़ेगा। विदाउट कॉम्प्लायंस यू कैन नॉट सेल द प्रोडक्ट। चाहे दुनिया के आप कितनी भी अच्छी काजू कतली क्यों ना बनाते हो, यूएस में बेचना है तो यूएस एफडीए चाहिए। ये सिंपल बात है जो हमारे पल्ले नहीं पड़ती है। We want to sell everything, and I am bluntly saying to people that I am manufacturing a superior quality product. Boss, कोई ले ही नहीं रहा है। पर भाई ले इसलिए नहीं रहा है क्योंकि तूने स्टडी ही नहीं किया कि वो मार्केट में बेचने के लिए चाहिए क्या। अगर वो मार्केट की नर्व पकड़े तो आप कुछ भी बेच सकते हैं। एंड इसका बेस्टेस्ट एग्जांपल चाइना है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसने हर एक मार्केट की नर्व्स को पकड़ा है। मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। आप सोचो कि पूरे इंडिया के अंदर जो दिए जलाए जाते हैं वो जनरली 2 त्योहार में होते हैं, एक हमारी दिवाली एंड एक नवरात्र। मैं तो नवरात्रि की बात करता हूँ तो मुझे तो गुजराती दिखता है, बाकी तो नवरात्रि जहाँ पे गुजराती होंगे वहां पे होती होंगी। आप सबको पता है वो दिए जो जलाते हैं ना हम लोग, वो पहले आते थे मिट्टी के। अभी वो आपने दिया जलाया, उसका प्रॉब्लम ये था कि वो 1.5 से 2 घंटे में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, क्योंकि उसका जितना भी तेल है वो खत्म हो जाता है। फिर हमको वापस तेल डालना है, उसको जलाना है, फिर वापस उसको रखना है। दिस इज व्हाट द साइकिल। तो कोई चीनी आया होगा इधर, क्योंकि हम लोग लेके बहुत आते हैं ना लोगों को, चलो अपना कल्चर दिखाते हैं। तो कोई लेके आया होगा, उन्होंने नवरात्र में देखा कि हम लोग माता जी की आरती करते हैं तो हाथ में दिया लेके करते हैं। अभी माता जी की आरती 15 मिनट की, अभी वो मिट्टी का दिया अगर आप 15 मिनट हाथ में रखेंगे तो धीरे 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 गर्मी को नीचे लेके आएगा, फिर हाथ जलता है, फिर हम हाथ बदलते रहते हैं। यस और नो? ये जनरल प्रैक्टिस है ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। 6 साल 7 साल पहले किसी चाइनीज ने आइडेंटिफाई किया कि ये तो बड़ा प्रॉब्लम है इन लोगों का, एंड दे हैव आइडेंटिफाई न्यू दिया। अभी आप जो देख रहे हैं ना वो न्यू दिए आते हैं ना, वो प्लास्टिक जैसा नीचे एल्यूमिनियम का फॉइल होता है, उसके अंदर कुछ मीन जैसा डाला होता है, उसको जला दो और खत्म करो। वो 24 घंटे 48 घंटे चलता रहता है। जैसे नो, और कोई भी तरह की वो गर्मी नीचे नहीं छोड़ता, कुछ भी नहीं, सिंपल वो जलता ही रहता है। आपको पता है पिछले 7 साल में हमने इन दियों का कितना इंपोर्ट किया चाइना से? यू विल नॉट गोइंग टू बिलीव दैट। 7 साल में हमने 900 करोड़ से ऊपर के दिए इंपोर्ट किए। अब हम ये दिए बनाते हैं पिछले 2 साल से, और वो भी फुल्ली नहीं, अभी भी इंपोर्ट तो कर ही रहे हैं हम लोग। आप सोचो, आपके एक दिन के त्योहार में अगर वो 900 करोड़ की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम पूरे पूरे कंट्री में एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट द बिगेस्ट इश्यू विद अस, बिकॉज हम स्टडी ही नहीं कर रहे हैं। हमें ये करना ही नहीं है, हमें सीधा पूछना है, हेलो सर कौन सी प्रोडक्ट पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं? मैं बोला भाई साहब पिछले साल इंडिया ने 11,715 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए थे।
तो आप स्टडी कर लो। बोले वो सब जाने दो, आप बताओ ना, आप इतने साल से, कुछ तो आइडिया होगा ना। फिर मैं बोलता हूँ भाई काम करो, पत्थर उठाओ नदी से और उसको एक्सपोर्ट करो, बड़ा मार्केट है। बोले क्या मजाक कर रहे हो लोग, अब इसमें रियली मार्केट बड़ा है। अब एक ही साइज के पत्थर को आइडेंटिफाई करो, उसको पॉलिश करो अलग अलग कलर के साथ, एंड फिर आप यूरोपियन मार्केट में बेचो। ये लोग फैकेट के अंदर यूज करते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है। पता ही नहीं है हमें कुछ, एंड दिस इज द बिगेस्ट इशू विथ अस। एंड सो आई एम सेइंग दैट whenever you enter into the business now, the first step is data analysis. अगर आपका डेटा एनालिसिस पक्का नहीं है तो आपको पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है। एंड जब तक ये नहीं पता चलेगा चल क्या रहा है, तुम ऐसे ही घूमते रहोगे जैसे आज घूम रहे हो। आप लिख के ले लो मेरी बात। जो फ्रस्ट्रेशन हमारे अंदर क्रिएट होता है ना यूथ में, ये फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा रीजन दो चीजें हैं। एक, आप अपने आप पे काम नहीं करते हो, दूसरा सोशल मीडिया पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो। जितनी चीजें उसके ऊपर आती है वो सब सही नहीं होती है। आप जो सुन रहे हो ना उसको थोड़ा अपनी बुद्धि के एरंड पे लेके आओ और उसके बारे में सोचो कि ये जो बोल रहा है क्या ये सही है, क्या तथ्य है। एंड सोशल मीडिया क्या कर सकता है ये आपने नेपाल जैसे कंट्री में ऑलरेडी देख लिया है, बांग्लादेश में ऑलरेडी देख लिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। And we are the diverse country. We have the many products to offer to the world, boss. अब एक बार नजर तो उठाओ, आपको पता चलेगा आपके आजू बाजू में कितनी ऐसी प्रोडक्ट्स है जो दुनिया को हम बेच सकते हैं। और ये कब पता चलेगा? एनालिसिस के थ्रू। एंड इसीलिए मैं बोला, पिछले साल इंडिया ने 11,715 प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया था। आप मुझे बताओ आप कितनी प्रोडक्ट मुझे गिनवा सकते हो? ऐसे काउंट करना चालू करो, मैं आपको गारंटी देता हूं आपकी 2 हाथ की ये जो टहनियां है ना वो खत्म हो जाएगी, आप मुझे बता नहीं पाओगे। 30 प्रोडक्ट्स यू आर नॉट एबल टू टेल मी, मैं आपको एश्योरिटी देता हूं। आप सोचो, मैं बात कर रहा हूं 11,715 प्रोडक्ट जो कि लीजिटिमेट एक्सपोर्ट हुआ लास्ट ईयर। अगर ये मैं लिस्ट देखूंगा नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि क्या किया था? और अगर मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं अपने आइडिया को आगे कैसे लेके जाऊंगा बॉस? दिस इज द बिगेस्ट इश्यू। आई होप आप मुझे कनेक्ट कर रहे हैं। मैं आपको इसका और थोड़ा एनालिसिस करके देता हूं। ये जो 11,715 प्रोडक्ट इंडिया ने एक्सपोर्ट किए ना, उनमें से टॉप 650 प्रोडक्ट ऐसे थे जिनका एक्सपोर्ट 250 करोड़ से ऊपर था। ये वो प्रोडक्ट्स है जिनके अंदर इंडिया ऑलरेडी डूइंग सो गुड। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कोई भी प्रोडक्ट आप पकड़ लो एंड आप किसी भी मार्केट में उतरो, यू विल फाइंड आउट लिटिल बिट कॉम्पिटिशन, बट इसमें आपकी सफलता 100% है। आप लिख के ले लो मेरी बात, क्योंकि ये इंडिया का फोर्टे है। आई होप इट इज क्लियर। लाइक लास्ट ईयर हमने बासमती राइस और जनरल राइस का एक्सपोर्ट 1 लाख करोड़ से ऊपर का किया था। 1 लाख करोड़ से ऊपर। आप ले लो राइस का प्रोडक्ट एंड आप सफल हो। आपको कंपटीशन में उतरना पड़ेगा, लेकिन आपकी सफलता पक्की है अगर आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हो। समझ रहे हैं मेरी बात? इसके अंदर भी एक डिटेल एनालिसिस मैं आपको देता हूं। आप ये 650 प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखो। दुनिया में 237 कंट्री है, 196 टोटल इकोनॉमी है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखो और ये देखो कि हमने जितने कंट्री में एक्सपोर्ट किया उनके फिगर्स क्या हैं। यू विल आइडेंटिफाई दैट कि अगर मैंने मान लो एक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट अगर 2000 करोड़ का किया है तो उन 2000 करोड़ में से टॉप 15 कंट्रीज को हमने 90% एक्सपोर्ट किया है। बाकी के 90 कंट्रीज अगर दिख रहे हैं तो उसमें हमने 10% एक्सपोर्ट किया है, और ये हर एक प्रोडक्ट में। इसका मतलब इवन जो प्रोडक्ट हाईएस्ट एक्सपोर्ट हो रही है उसके अंदर भी ऐसे कई मार्केट्स है जिनके अंदर तो हम अभी तक पहुंचे भी नहीं है। लाइक उनको पता भी नहीं है कि इंडियंस ये प्रोडक्ट देते भी है। एंड सोशल मीडिया दुनिया में सबसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता है इंडिया में। सी द आयरनी विथ अवर यूथ। सो व्हाट वी आर डूइंग बॉस, हमें सीरियसली इसके बारे में सोचने की जरूरत है। ये कौन बताएगा? ये स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता, ये बड़ा प्रॉब्लम है। सो आई वॉज अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर 7 years। मैंने बहुत जीटीयू में मेल किए कि भैया
देखो प्रॉब्लम दो जगह से है। एक, इंडियन एजुकेशन सिस्टम में ये सब्जेक्ट नहीं है। इंजीनियरिंग मैंने मास्टर किया है, यानी कि 12th के बाद 4 साल और उसके बाद 2 साल। अब देखो एक सिंगल सब्जेक्ट ऐसा नहीं था जिसमें मुझे ये बताया गया हो कि बैंक में अकाउंट कैसे ओपन होता है। इसका मतलब मैं इंजीनियर हूं, मुझे बैंक में अकाउंट नहीं ओपन करना है। ये तुम्हारा तो ऐसे ही चलता है बॉस, तुम इंजीनियर हो। सो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो दूर की बात रही, आप सोचो, आप समझ रहे हो। द आयरनी इज दैट कि इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट में इंजीनियरिंग सेक्टर का टोटल रोल 25% है, जिनको ये नहीं पता है कि बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। सो आई मस्ट से दैट कि नई जो पॉलिसी एजुकेशन की आई है ना, उसमें बहुत फेरफार गवर्नमेंट ने किए हैं, जिसमें खास तौर पे इस सब्जेक्ट को अब डाला है, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट की नीड हो गई कि भैया एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। देयर इज नो केस कि आपके पास कोई ऑप्शन है और यस और नो, एंड सो गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन इट राइट नाउ। अब देखो ताली एक हाथ से नहीं बजती ना, ताली 2 हाथ से बजती है। दूसरा हाथ हमारा है। अभी दूसरा हाथ हमारा क्या है कि गवर्नमेंट अगर उनकी ओर से हमें चीजें नहीं बता रही है तो इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि उन्होंने कुछ प्रिवेल नहीं किया है, कि आपके तक पहुंचाया नहीं है, सोर्सेस में नहीं रखा है। ये सब सोर्सेस में है, क्योंकि अगर मुझे पता है तो आपको भी पता चल सकता है। मुझे कोई माता जी ने सपने में आके नहीं बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, समझ रहे हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये ऑनलाइन डेटा अवेलेबल है, इसमें से बेटा कोई भी इंसान कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप साइट पे जाओ, MEIDB गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइट है, जिसके ऊपर हर एक प्रोडक्ट का डेटा है। आप उल्टी साइड पकड़ो ITC ट्रेड में, यू विल फाइंड आउट वर्ल्ड वाइड मार्केट इसका कितना है। सिंपल, ओपन डेटा इन ओपन सोर्स। आप समझ रहे हैं मेरी बात। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट ने सब किया तो है, लेकिन उसके सामने हमने कभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश ही नहीं की कि ये सब है किधर। We are asking to ChatGPT that भाई अगर छुट्टी लेनी हो तो एकदम सॉबर और स्विफ्ट मैसेज बना के देना कि अपने बॉस को भेजो तो उसको बुरा भी ना लगे और मुझे छुट्टी भी दे। भैया उसी ChatGPT को आप ये भी पूछ सकते हो कि भाई मेरा ये जेनर है स्टेशनरी का, तो मुझे बता सकता है कि मुझे जो स्टेशनरी का एक्सपोर्ट डेटा चेक करना हो तो मैं किधर से करूं। क्या कभी पूछा है? दिस इज द बिगेस्ट इश्यू विथ अस। अरे ये छोड़ो, चलो एक्सपोर्ट बाद में रखो। आपने कभी ये पूछा है कि इंडिया के अंदर डिप्राइव चीजें क्या हैं जिनके ऊपर मैं काम कर सकता हूं? हैव यू आस्क्ड योरसेल्फ? नो। तो ChatGPT तो दूर की बात रही ना। अभी उसको एक बार पूछो, वो सामने से बताएगा कि इंडिया में इतनी चीजें डिप्राइव है। बॉस अगर उस पर भी काम कर लो, जैसे नीरज भाई ने बताया था, बहुत हो सकता है। तो एक्सपोर्ट तो अलग दुनिया है पूरी, समझो। उसमें तो क्या कर सकते हैं हम। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। यस और नो? बस प्रॉब्लम यहाँ पे है कि हम चीजों को ना स्विफ्टली समझ नहीं रहे हैं, जबकि हम ये सब कुछ कर सकते हैं। बस थोड़ा अपना डेटा जो है ना उसको अलग जगह पे ड्रिवन करो, एंड आप देखो आपके सराउंडिंग कितनी इंफॉर्मेशन है, जहां से आप कितने आइडिया क्रिएट कर सकते हैं और आप दुनिया को क्या दे सकते हैं। आप 650 से 6000 प्रोडक्ट पे आ जाओ। ये वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जिनके अंदर इंडिया का एक्सपोर्ट 10 करोड़ से 2.5 मतलब 250 करोड़ था। 10 करोड़ से 250 करोड़। आपको पता है ये वो प्रोडक्ट कैटेगरी है जिनका एक्सपोर्ट 2020 के पहले हम लोग कर ही नहीं रहे थे। ये 2020 के बाद हमने एक्सपोर्ट करना चालू किया, मतलब खाली पिछले 5 साल में, जिनमें कई प्रोडक्ट का मार्केट तो इतना बड़ा है कि आपके इमेजिनेशन से बियॉन्ड है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पोटैटो सबको पता है ना, पोटैटो, फ्रेश एंड चिल्ड पोटैटो। फ्रेश मतलब जो आपने खेत से निकाले, और चिल्ड मतलब आपने उसकी कुछ प्रिपरेशन करके चिल्ड करके रखे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फ्राइज है ना, फ्रेंच फ्राइज, ठीक है। इन दो प्रोडक्ट के अंदर इंडिया का एक्सपोर्ट पिछले साल 968 करोड़ का था, 968 करोड़। और आपको पता है पिछले साल पूरी दुनिया ने इसका इंपोर्ट कितना किया था? 52,000 करोड़। कैन यू इमेजिन कि जो प्रोडक्ट हम यहां पे मार्केट से कहीं से भी उठा सकते हैं,
वो प्रोडक्ट का वर्ल्ड वाइड मार्केट 52,000 करोड़ का था। अरे भैया तुम खाली फ्रेंच फ्राइज का बेसिक फॉर्म अगर उन क्वालिटी में बना लो जो यूरोपियन को चाहिए, आपकी कंपनी अगले 5 साल में 100 करोड़ से ऊपर जाएगी। लिख के ले लो मेरी बात, आप लिख के ले लो। आई एम टॉकिंग वन प्रोडक्ट, जबकि इंडिया ने पिछले साल 11,715 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए थे। अगर आप 6,000 से 11,715 प्रोडक्ट पे जाए तो ये वो प्रोडक्ट है जिनका 1 रुपए से लेके 10 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ था और जिनका एक्सपोर्ट हमने पिछले 2-3 साल से चालू किया। ये तो जस्ट शुरुआत है। जो नीरज भाई ने बोला कि 2047 तक हम लोग $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, तो मुझे उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं दिख रही है। गवर्नमेंट इज डूइंग देयर वर्क। क्या हम कैपेबल है उसके लिए? क्या हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या ये इंफॉर्मेशन को हम यूटिलाइज कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो डिमोरलाइज आपको होने की जरूरत नहीं है। आप जिस जगह पे हो बराबर हो। आपकी लाइफ में कोई सुधार कोई नहीं कर सकता, एंड इसीलिए तेजस्वी बनना जरूरी है। और मैं कोई ऐसी बात ही नहीं कर रहा हूं जहां पे मैं ये बोल रहा हूं कि सुबह उठ के आधा घंटा योगा करो, आप तेजस्वी बनेंगे। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट बॉस, खाली डेटा स्टडी करो। आप 6 महीना डेटा स्टडी करो खाली, यू विल फाइंड आउट थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स जिनमें कई अपॉर्चुनिटीज है, जो मैंने आपको बताया उसी तरह से। एंड दैट्स व्हाट द बिजनेस, नथिंग न्यू। और मैं इसलिए इस सब्जेक्ट के ऊपर इतना टाइम ले रहा हूं क्योंकि सीरियसली यही मेरा पेन है कि एक अमित मुलानी कितना कर पाएगा। अभी इंडिया के अंदर एक और भी परसेप्शन चलता है, देखिए, क्लास वो करवाते हैं जो बिजनेस में फेल हुए हैं एंड फिर वो लोगों को पढ़ा दे, क्योंकि वो नहीं चला ना तो ये चलेगा, है ना। अभी मेरा इसके पीछे का परसेप्शन पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। मैं तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा हूं, आई एम डूइंग सो गुड जॉब इनसाइड द एक्सपोर्ट। आई हैव द 23 पीपल टीम इन माय कंपनी। हम लोग अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपको इतना बता सकता हूं तो मुझे तो इतना समझ में आता है ना कि फ्रेंच फ्राइज को ट्राइड करके बेच सकते हैं भैया, ये मेरे लिए तो बड़ा काम नहीं है। लेकिन एक अमित मुलानी कितना कर पाएगा आप मुझे बताओ। मैंने आपको बताया 1963 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। मैं अगर 100 बार जन्म ले लूं ना भाई साहब, तो इसका 0.05% भी मतलब एक्वायर नहीं कर सकता। एंड दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग द नॉलेज टू पीपल। कोई तो जाग जाए, कोई। एंड मैं बहुत खुश हूं ये कहते हो कि बहुत सारे जागे हैं। वो डेडिकेशन और वो पेशेंस आपको एक ही जगह पे चाहिए, एनालिसिस पे। आप खाली वो एनालिसिस कर लो जो सबसे बेसिक है। आप में से हर कोई बैठा इंसान करोड़पति बन सकता है, लिख लो मेरी बात, कोई एग्जैजरेटेड बात नहीं कर रहा हूं मैं। हर कोई, इतना पोटेंशियल है मार्केट में, बस खाली आंखें खोलनी है और उन चीजों को अच्छे से समझना है। एंड सो आई एम ऑलवेज सेइंग दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डेटा एनालिसिस। हाउ टू डू इट ये आपको वही बता सकते हैं जिन्होंने ये किया है। अगर आप खुद से करने की कोशिश भी करेंगे शायद आप इतना डेप्थ नहीं पकड़ पाएंगे जितना मैं आपको बता सकता हूं। आप समझ रहे हैं? The first step is called the data analysis and the second step is called the preparation and फिर आता है आपका बायर, जबकि इंडिया में उल्टा प्रोसेस चलता है। आप मुझे बायर दे दो, बाकी सब मैं देख लूंगा। मैं लिख के देता हूं तुमसे, तंबूरा पे कुछ नहीं देखा जाएगा, क्योंकि तुम्हारा जो बायर है वो क्या चाहता है तुमको वो पता ही नहीं है बॉस। आप बात समझो पहले। अगर मैं एक बायर हूं और आप मुझे कांटेक्ट करते हैं कि वी आर मैन्युफैक्चरिंग सो गुड फ्रेंच फ्राइज, सो आपको पता है कि मैं फ्रेंच फ्राइज कहीं से ऑलरेडी ले रहा हूं, मैं आपके साथ क्यों धंधा करूं? क्यों करूं मैं आपके साथ धंधा? आपको भी तो बहुत सारे मैसेज आते हैं, हमने नया स्टोर ओपन किया है, ये फलाना ठिकाना। आप सब दुकान पे जाते हैं? नो ना। आप उस दुकान पे जाते हैं जिनका प्रेजेंटेशन कंटिन्यूअसली हो, जो आपको उनके स्फीयर में रखे और कुछ ऐसी बातें बताए जो दूसरे लोग नहीं बता रहे हैं, एंड वहां पे आपका इंटरेस्ट पैदा होता है, एंड फिर आप उसको टच करते हैं बॉस। एंड सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट द सेकंड नंबर जो प्रिपरेशन है वो करनी बहुत जरूरी है, जहां पे प्रिपरेशन के टोटल 5 पैरामीटर है। पहला आपका वेबसाइट, सेकंड नंबर आपका ईमेल, थर्ड आपका ब्रोशर, चौथा आपका सोशल मीडिया, एंड पांचवा आपका कंपनी इंफॉर्मेशन वीडियो। और ये 5 चीज अगर आपकी पावरफुल है ना, तो ही
इंटरनेशनल बिजनेस में पैर रखिए, एक्सपोर्ट में, अदरवाइज ट्राई भी मत करिए, कुछ नहीं होने वाला। हमें ये सब करना नहीं है और हमें सीधे बायर चाहिए, ऐसे नहीं होता। डोंट ट्राई, यू विल बी फेल। और इंडिया में यही बड़ा प्रॉब्लम है कि एक्सपोर्ट का क्लास करने के बाद सोचते हैं अब तो हम करोड़ों में कमाएंगे। भाई साहब, वो एक बेसिक एजुकेशन था, अभी आपकी आगे की रिक्वायरमेंट है उसको एग्जीक्यूट करना। अगर आप उसको सीरियस मैनर में एग्जीक्यूट नहीं कर रहे ना, इट विल नॉट गोइंग टू बी हैपन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप अपने दिमाग में हमेशा याद रखें, एक्सपोर्ट मतलब आप उन लोगों को बेच रहे हो जो ऑलरेडी कहीं से ले रहा है। एंड अगर मैं वो कहीं वर्ड को रिप्लेस कर दूं चाइना से, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं सेंटेंस फिर से फ्रेम करता हूं, एक्सपोर्ट आप उन लोगों को करना चाहते हो जो चाइना से ले रहा है, तो याद रखिए कि जो चाइना ने उनको इंपोर्ट में स्मूथनेस दी है, अगर आप उसकी 80-90% स्मूथनेस नहीं दे पाएंगे, भैया वो आएगा फिर चाइना चला जाएगा। अब सोचिए, क्या आपकी कंपनी आपके बायर को वो स्मूथनेस देने के लिए रेडी है? अगर है तो आप ऑन हो, नहीं तो आपका यहां पे कोई काम नहीं है। एकदम सिंपल एंड बेसिक बातें हैं जो हमारे दिमाग में नहीं उतर रही है। दैट्स व्हाट द बिगेस्ट इशू विद अस। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप समझिए। मान लो कि अगर मैं चाइना से शर्ट इंपोर्ट कर रहा हूं, एक चाइनीज मुझे शर्ट बेच रहा है जहां पे ऑलरेडी मैं कई सालों से काम कर रहा हूं। अभी मुझे ऐसा लगा कि चलो चाइना से नहीं ले रहा, मैं इंडिया के पास जाता हूं, हम थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। और मैं किसी इंडियन सप्लायर के पास गया जो कि शर्ट बनाता है, और मैंने उनको पूछा भैया आप कोटेशन दो, और सामने से एक मैसेज आया व्हाट्सएप पे, $250 पर पीस। नाउ आई वाज लाइक, अच्छा मुझे आपको ये बताना होगा कि आप मुझे ये पूछो कि सर कौन से पोर्ट पे चाहिए, सर कौन से पोर्ट से भेजू तो चलेगा, सर कौन सी टर्म में धंधा करेंगे, सर प्राइस कैसे हम तय करेंगे, सर आपको फैब्रिक कौन सा चाहिए, सर कौन सा कलर चाहिए। मैंने आपको सिंपल पूछा और आपने जवाब दे दिया $250। इट मीन्स वो पहले ही स्टेज पे आके खड़ा हो गया, ठीक है आपसे धंधा नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चाइना से ऑलरेडी करके आया है, जहां पे उसने पूछा मुझे शर्ट चाहिए और सामने वाले ने उसको पूरी फ्रेमवर्क से उसको धंधे के अंदर लेके आया, और फिर उसकी जो रिक्वायरमेंट थी उसी तरह से उसको प्रोडक्ट दिया। जो एक्सपीरियंस उसको यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है, हाउ दे विल गोइंग टू कन्वर्ट टू अस। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? एकदम सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर मैं टी शर्ट बेच रहा हूं, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे पहले 2 से 3 महीने चाइना की वो कंपनियां जो टी शर्ट बेच रही है, ऐसी 10 से 15 कंपनी पकड़ो और उनके साथ कंटिन्यूअसली ऑर्डर के बारे में बातचीत करो, और आप लर्न करो कि एक चाइनीज आपको आंसर कैसे करता है, कितने सवाल पूछता है, कितनी क्लैरिटी के साथ बिजनेस करता है, एंड कब जाके वो आपको पेमेंट के लिए बोलता है। आप ये देखो, आप 15 कंपनी के साथ बात करेंगे ना, यू विल फाइंड आउट दैट ओके बॉस, ये रास्ता है जो मुझे तय करना है। इसमें कोई रॉकेट साइंस है क्या?